ग्रेविटेशन में कल की क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ सैटेलाइट को पढ़ा था। मोशन ऑफ सैटेलाइट में हमने केवल एक ही टॉपिक किया था कल की क्लास में, और वो टॉपिक था ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। शुरुआत में फिर से एक क्वेश्चन से ही करूंगा, और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है। क्वेश्चन बेसिक सा क्या है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन नियर अर्थ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, in near earth orbit of the earth does not depend upon the mass of that satellite। सही है या गलत? बस इतना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी कोई डाउट है? श्योर? बहुत अच्छे। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन नियर अर्थ ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है? फॉल्स है, ठीक है ना। इसके वेलोसिटी की वैल्यू √2 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर हमने अर्थ के सरफेस के बहुत करीब, मतलब अर्थ के सरफेस के करीबी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को घूमते देखा, तो उसकी घूमती हुई वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो, उन दोनों में अगर रिलेशन बनाएंगे तो एस्केप करने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, और अर्थ की ऑर्बिट के, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को कम वेलोसिटी चाहिए होगी। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नियर अर्थ ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग कितनी होती है? तो जवाब आना चाहिए सर, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बार बार कह रहा हूं, हम 8 क्यों कह रहे हैं? 7 अच्छा बस बात तो सुनो ना। 7.92 क्यों नहीं कह रहा हूं मैं? वैसे तो 7.92 आई थी, हमने कल वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी आई थी? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा, वो तो बहुत ही एब्सर्ड बात हो गई, वो तो एकदम बिल्कुल बेतुकी बात हो गई, ठीक है ना। क्या बेतुकी बात हुई? कि हमने मान लिया कि h कितना हो गया? 0। हमने h को r के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया था, मीन्स एक तरीके से 0 मान लिया था। क्लियर है ना? तो जब h को 0 मान लोगे तो सैटेलाइट समझो कि अर्थ के ऊपर ही टहल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर तो ये है कि हम कहेंगे सर 7 पॉइंट। अच्छा, एक बात और बताओ प्लीज कंसिडर माइंड। VO इक्वल टू √GR, VO इक्वल टू √GR, यही तो फॉर्मूला आया था। इसका मतलब अगर दूर की ऑर्बिट में कोई और सैटेलाइट होगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर है? मतलब उसको घुमाने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, चलो तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। किसी एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट लिखो। वैसे तो टाइम पीरियड किसी भी चीज का निकालना हो तो हमेशा क्या मतलब, टाइम पीरियड का मतलब क्या? किसी भी काम को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है, उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। समझ गए ना? किसी भी काम को कंप्लीट होने में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर? बहुत अच्छे। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट का काम क्या है? सैटेलाइट का काम क्या है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो उसका एक चक्कर कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम को ही क्या कहा जाएगा? उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो लिखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज द टाइम टेकन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, the time period of a satellite is the time taken by the satellite, is the time taken by the satellite to go once मतलब एक बार, अब ये नहीं कि 10-20 बार हो, है ना। to go once round the earth, या to go once around the earth, to go once around the earth, the time taken by the satellite to go once around the earth, to go once around the earth। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। it is denoted by capital T, it is denoted by capital T। तो बताओ, खुद बताओ क्या होगा फॉर्मूला? टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सैटेलाइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द
ऑर्बिट, नहीं समझे? अच्छा बताओ ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल, बस इतना बता दो। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा सर? वीओ बराबर, सही मायनों में फॉर्मूला क्या था? वीओ बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसे कुछ आया था क्या? वीओ बराबर अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, यही तो आया था। बहुत अच्छे। तो वो जो बच्चे आर प्लस एच है, अब हमने कहा आर भी क्या है? कांस्टेंट। हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो एच भी क्या हो गया? कांस्टेंट। और जी और एम तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसलिए वीओ क्या होगा? कांस्टेंट। इसीलिए तो कल भी जो हमने क्वेश्चन में निकाला था 7.92, वो भी क्या था? कांस्टेंट वैल्यू आई थी। क्लियर? तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, ये काम आते हैं, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें एक्सेलरेशन का कोई कहानी ही नहीं बची। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऑर्बिटिंग करता हुआ कोई सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग करता, अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करता हुआ कोई सैटेलाइट एक्सेलरेशन रखता है नहीं रखता है? अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करते हुए किसी सैटेलाइट के पास एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? सर होता है, लेकिन कौन सा वाला होता है? सेंट्रीपिटल होता है। समझ में आई बात ना? और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम स्पीड को बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है। समझ में आई बात ना? इसलिए वो एक्सेलरेशन स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं लाता। समझ रहे हो ना भाई? जो एक्सेलरेशन सैटेलाइट पे लग रहा है ना इस समय, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पता है तुम्हें हम क्या बात कर रहे हैं? बताओ क्या? सर अभी आपने सवाल बताया कि सर जो आर्म के अराउंड पर सैटेलाइट होती है वो उसको सर क्या होता है क्या? हाँ, इस बात को पूछे जमाना हो गया, नहीं समझे? बात समझो, इस बात को पूछे जमाना हो गया। जब ये पूछा उसके बाद कम से कम 10 बातें बता चुका हूँ। जमाना बीत गया है। कब पूछा था ये? तुम पूछ रहे हो अभी आपने सर ये पूछा था। ध्यान लगाओ, मान जाओ बात को, ठीक है? सुनो, क्या बताया कि ऑर्बिटिंग करते हुए सैटेलाइट पर जो एक्सेलरेशन काम करता है, पहले तो आपको ये लगा कि सर एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, पर भैया एक्सेलरेशन कौन सा वाला नहीं होता? जो स्पीड को बढ़ाए या घटाए, वो वाला नहीं होता। स्पीड को, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पीड को, कोई भी एक्सेलरेशन हो वेलोसिटी में तो चेंज लाएगा ही लाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज लाएगा, स्पीड में चेंज नहीं लाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना नहीं। मीनिंग क्या निकाला इस बात का आपने? कि मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं करेगा, केवल डायरेक्शन बदलेगी। और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाएगी, पर सर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो जब तक मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं होगा तब तक स्पीड में बदलाव नहीं होगा। समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सैटेलाइट को मिल कहां से रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आई बात? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ ही उसकी उस सर्कुलर ऑर्बिट का भी सेंटर होगा। उसकी उस सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर कहां लाई कर रहा है? अर्थ के सेंटर पे लाई कर रहा है। समझ गए ना यार? इतना डिटेल में, इतना मतलब बहुत ही ज्यादा जूम कर करके चीजें बता रहा हूं मैं आपको। इसको जूमिंग समझिए आप कि एक टॉपिक को हम कितने बहुत बारीकी के साथ पढ़ रहे हैं कि यार ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस का मतलब कहां से कहां तक नापोगे? अगर मैं पूछूंगा ऑर्बिट की रेडियस कहां से कहां तक नापोगे? अर्थ के सेंटर से ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस तक। क्लियर? जैसे ये थी अर्थ और ये थी कल सरकमफ्रेंस, ये सॉरी ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, जिस पे वो घूम रहा था कितनी वेलोसिटी के साथ? vo वेलोसिटी के साथ। और ये था यहां पर क्या? अर्थ। ठीक है ना? तो आप जब रेडियस, जब दूरी लोगे, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट लोगे,
तो यहां से नहीं नापोगे, कहां से नापोगे, यहां से। बताओ रेडियस ऑफ ऑर्बिट को क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। कल हमने एक्स ले लिया था, छोड़ो उसको, है ना, स्मॉल आर। क्लियर। इसको क्या लेंगे, कैपिटल आर। इसको क्या लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टाइम पीरियड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। भाई अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करूंगा सर, ये पूरी दूरी अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगी सरकमफ्रेंस के इक्वल, स्पीड सर हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कल फॉर्मूला ड्राइव किया था स्पीड का, ऑर्बिटल स्पीड का, समझे ना। क्या कर देंगे दोनों को, मतलब ऊपर वाले को डिवाइड कर दूंगा नीचे वाले से सर, तो क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल स्पीड बेहतर होगा कि हम लिखें ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, तो बोलो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन VO। बोलो समझ में आया कि नहीं, 2 पाई आर अपॉन VO। व्हाट इज आर, स्मॉल आर, वेरी गुड, कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा सर 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच। VO का फॉर्मूला बता दो तो मजा आ जाए। नहीं GR वाला ना बताओ, पहले वो वाला बताओ, GM अपॉन आर प्लस। बोलो याद आ रहा है कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। तो भाई इस T इक्वल टू, कभी कभी हम रूट के अंदर से बाहर निकालते हैं चीज़ों को, और कभी कभी हम रूट के अंदर ले जाते हैं चीज़ों को। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही, चल क्या रहा है, ऐसा तो नहीं कोई है जो कल की क्लास में रहा होगा, उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा लग रहा है ना तो समझ लीजिए कि इलाज बहुत ही मुश्किल है उसका, उस व्यक्ति का इलाज बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। कि जिसको जो कल भी क्लास किया और आज भी उसको जो है ना ये चीज़ पकड़ में ना आ रही हो, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी बातों को वही समझ पाएगा ना जिससे, जब बार बार बोला हूँ भाई स्मॉल आर मतलब छोटा या बड़ा, स्मॉल आर बड़ा है या कैपिटल आर बड़ा है, तो जवाब देंगे सर स्मॉल आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है, समझिए ना। अब मैं पूछूंगा भाई क्यों बड़ा है, तो जवाब देंगे सर वो चूंकि रेडियस प्लस हाइट दोनों के बराबर है। बस जिसको ये समझ में आ रहा है समझो उसको सब समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अब देखिए कौन, आपकी मैथ्स भी चेक कर लेते हैं। बताओ इस r प्लस एच को अगर मुझे रूट के अंदर ले जाना हो, रूट के अंदर, तो क्या करना होगा, 2 पाई को तो मैंने बाहर कर लिया, इसको ले गया रूट के अंदर, तो r प्लस एच का रूट हो जाएगा ना अंदर जाके। जब ये r प्लस एच अंदर जाएगा तो इसका रूट लिखूं, नहीं सर, क्या करना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो होता तभी तो बाहर आता वो, क्लियर है। जब कोई चीज रूट से बाहर निकाली जाती है तो 2 पावर की 1 पावर बन जाती है, और जब कोई रूट के अंदर जाती है कोई चीज रूट के अंदर तो 1 पावर की 2 पावर बन जाती है, नहीं समझे, 2 गुनी पावर हो जाती है, समझ लो ना। जब कोई चीज रूट के बाहर निकाली जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 2 पावर का बाहर आके 1 पावर हो जाती है। लेकिन अगर बाहर लिखा हो x और उसको मुझे अंदर ले जाना हो रूट के अंदर, तो अंदर ले जाके लिखूंगा एक्स स्क्वायर, समझ में आ रही बात ना। तो मैंने इसको अंदर ले गया रूट के, क्या बन गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, उसके अपॉन में, बोलो क्या, यही होगा ना 1। बोलो इसके अपॉन में 1 क्यों, क्योंकि ये पहले से फ्रैक्शन है, और जिसको मैं अंदर ले गया हूं, अभिज्ञान एक दिन मुझसे पूछ रहा था यही बात, ये पहले से फ्रैक्शन है, और जिसको मैं अंदर ले गया हूं वो पहले से एक होल नंबर है। तो अब जब फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो ना, तो ऊपर वाले को भी पहले क्या बना लो, फ्रैक्शन, समझ गए ना। अब वैभव नहीं समझ में आ रही बात, वैभव आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, अपॉन में यहाँ क्या, GM अपॉन R प्लस एच, नहीं समझे, पक्का। अब बताओ ये R प्लस एच से वो R प्लस एच कट जाएगा ना, नहीं सर, नहीं। अब ध्यान सुनो, इस बात की अहमियत का अंदाजा ना आप अभी लगा नहीं पा रहे हैं, बहुत तगड़ी अहमियत है इसकी। अगर मान लो नहीं करते तो कई बार बच्चे कटा भी देते हैं उसको, नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा सर T बराबर 2 पाई अंडर रूट R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन कैपिटल GM। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। ये फॉर्मूला बन के आया किसका, टाइम पीरियड का। भाई इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, हो गया। फिर बताओ जी, बोलो भाई कौन बताएगा, GM बराबर कितना होता है, GR स्क्वायर। सर कितना होता है, तो इस GM की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन, ये R स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई R अंडर रूट R प्लस एच का
होल क्यूब अपॉन जी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है, यही फॉर्मूला बन के आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी पहले तो नोट कर लो, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। अब अगर इसी फॉर्मूले को हमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना हो, ये मिटा दूं यहाँ से ना, ठीक, देखिए अगर मुझे इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना हो, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी इंटू, बोलो क्या करूंगा, डेंसिटी के टर्म्स में निकालना है, किसके, डेंसिटी के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, बोलो ना भाई, ये आ जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब रो, समझ गए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर? ये 3 चल जाएगा ऊपर, T इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3/4 R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन पाई जी आर क्यूब रो। समझ में आया? 4 का स्क्वायर रूट भी बाहर निकाल देना, कितना आ जाएगा, पाई, 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई अंडर रूट 3 आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन पाई जी आर क्यूब रो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ, एक और तरीका है, अभी बताओ, अगर इसको मैं अंदर ले जाऊं, स्पाई को, फिर बताओ अगर स्पाई को अंदर ले जाऊं, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको, इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो जी, ये हो जाएगा अंडर रूट सर पाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन पाई जी आर क्यूब रो। सर पाई से ये पाई स्क्वायर कैंसिल, सब मिला जुलाकर सर अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिला वो मिला T इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई इंटू में आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर क्यूब रो। क्लियर? बहुत अच्छे। अब लेंगे एक स्पेशल केस, बोलो भाई स्पेशल केस कैसे लेंगे? सुनो, स्पेशल केस, if the satellite is orbiting in near earth orbit, in near earth orbit, सुनो, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ की करीबी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा हो तो हम कहेंगे सर H इज वेरी वेरी लेस देन H R के कंपैरिजन में छोटा होगा, तो इस H को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सर टाइम पीरियड के जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे? पहला वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले तो पहला वाला ही बताओ, 2 पाई अंडर रूट क्या था, R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में था स्मॉल जी, शायद ऐसा कुछ था ना, ये था ना, ये था ना, बहुत अच्छे। अब देखिए अगर H लेस देन होगा बहुत R के तो H को क्या कर देंगे, H इज, लिखिए व्हेन H इज नेग्लेक्टेड, व्हेन H इज नेग्लेक्टेड, तो जब H को नेग्लेक्ट करूंगा T कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर बताओ कितना आ जाएगा, R क्यूब अपॉन में कितना है R, और ये क्या हो जाएगा G, तो सर ये आ जाएगा कैपिटल T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, बोलो ना, R क्यूब अपॉन R स्क्वायर G। आज हमने सर इस वाले रूल को बहुत यूज किया। कौन सा वाले रूल को? किसी चीज को बाहर से अंदर ले जाना, बाहर से ज्यादातर कई बार कर लिया ये काम, कई बार, समझ गए ना, बहुत अच्छे। इस R स्क्वायर से ये कैंसिल, कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट R अपॉन, बोलो ये किस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है? ये किस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है? किस सैटेलाइट का? जिसकी ऑर्बिट की रेडियस बहुत छोटी हो, या ये कह लो कि अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में उसकी ऊंचाई बहुत कम हो। क्लियर?
मतलब कुल मिला जुलाकर बहुत करीबी सैटेलाइट हो। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इस r की वैल्यू रखेंगे और g की वैल्यू रखेंगे। अब तो सारे टर्म कांस्टेंट हो गए ना, 2 कांस्टेंट है कि नहीं, पाई कांस्टेंट है कि नहीं, r कांस्टेंट है कि नहीं, g कांस्टेंट है कि नहीं, सब की वैल्यू रख देंगे सर। g भी कांस्टेंट बोल रहा हूं जबकि होता नहीं है, पर चूंकि हम सर किसकी बातें कर रहे हैं, अर्थ के करीब, तो अर्थ के करीब तो 9.8 ही होता है ऑलमोस्ट। क्लियर है? नहीं, अगर हाँ सुनो ये बच्चे ध्यान लगा उधर। अब एक सवाल उठा है सर, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है तो हमने कहा एच आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हमने एच को आर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया। क्या ऐसा भी होगा कि अगर मान लो एच बहुत बड़ा हो, एच बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, तो क्या हम एच के कंपैरिजन में फिर आर को भी नेगलेक्ट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा का मतलब अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर और ये आर हो जाए 10 लाख किलोमीटर, तो कर देंगे नेगलेक्ट। क्लियर है ना? बहुत अच्छा, पहले एक और बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हें मैंने कई बार ये बात बता ली और तुम थोड़े दिन बाद फिर से पूछते हो, हर 2-3 दिन बाद फिर पूछते हो यही बात। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं सोच के देखो कि हम सिर्फ कागज और पेन लेकर के, सिर्फ कागज और पेन लेकर के कहानियां बना रहे हैं। जिस दिन कोई भी काम करने निकलोगे ना, उस दिन बड़ा मुश्किल लगेगा। समझ गए? बातों बातों में तो लोग, हर आदमी सिकंदर बन जाता है। जो तुम्हारी एज चल रही है ना, इस एज में सबको ये लगता है कि मैं ही सिकंदर हूं, पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं। लेकिन जिस दिन बेटा पिताजी का हाथ छोड़कर और दुनिया जीतने के लिए एक कदम उठाओगे ना, उस दिन वो कदम कितना भारी लगेगा, उस दिन अंदाजा लगाना। तुम मुझे याद करना उस दिन जरूर। जिस दिन पिताजी की उंगली छोड़कर एक कदम उठाने की कोशिश करोगे ना, वो कदम कितना भारी होगा उसका अंदाजा उस दिन लगेगा आपको। समझ गए ना मैं बताना क्या चाह रहा हूं? हम ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सब थियोरिटिकल काम है, करके तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस खाली लिखा पढ़ी में सब कुछ हो रहा है। समझ गए ना? जैसे हम क्या कहते हैं, बहुत सारी योजनाएं कागजों पर होती हैं, बस इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। समझ गए ना? कागजों पे सब जगह लिखा होता है, हर जगह पोस्टर लग जाते हैं, हर जगह जो है ना बैनर लग जाते हैं कि हमें सबको स्वच्छ भारत करना है, ठीक है ना, भारत को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। लेकिन बच्चे उसको इंप्लीमेंट हम कितना कर रहे हैं वो तो हमें पता है, ठीक है ना। खैर, तो ये जब हम प्रैक्टिकल करने बैठेंगे, ये भी सही नहीं है, ये सही है ही नहीं। सुनो, जहां भी तुमने ये काम किया कि इसको नेगलेक्ट कर दो, तो बार बार आपको कह रहा हूं कि मैथ्स नाराज होने लगता है। मैथ्स कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो यार, 300 किलोमीटर को नेगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 300 किलोमीटर को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। जिस दिन आप साइंटिस्ट बन जाएंगे उस दिन 3 सेंटीमीटर को भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं समझे? जिस दिन साइंटिस्ट बन जाएंगे ना, जिस दिन इसरो की वजह से आपको आदित्य L1 भेजना होगा, तो 3 सेंटीमीटर को भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पीछे रह गया अगर लैग्रेंज पॉइंट से तो भी दिक्कत, और 3 सेंटीमीटर आगे निकल गया तो भी दिक्कत। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें बात समझिए, हमारा बड़ा काम की बात है। 2-2, 3-3 सेंटीमीटर भी क्या करने लगते हैं हम, वहां पर जाकर ध्यान लगाएंगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। इसीलिए वो चीज क्या होती है, मुश्किल। यहां मुझे एक ग्रेविटेशन पूरा ही चैप्टर पढ़ाने में 5-6 क्लास लग जाएंगी, 7-8 क्लास, 10 क्लास लग जाएंगी ज्यादा, पूरा जोड़ लगा के। वहां पता लगा कहीं साल लग जाते हैं एक मिशन भेजने में, कहीं साल, ठीक है ना। और जबकि सब कुछ अवेलेबल होता है, सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट पैसा दे रही होती है कि कोई बात नहीं, खर्च करो जितना करना है, पर इस काम को करो। तो यानी कि सब कुछ होने के बाद भी इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम हर चीज को कंसीडर करते हैं वहां पर। जितना यहाँ नेग्लेक्ट करते हैं ना, उतना ही ज्यादा वहां क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। समझ गए ना? इसलिए आप इसको बिल्कुल ये सब मत मान के चला करो जो आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। प्रैक्टिकल वैल्यूज इससे बिल्कुल डिफरेंट आती हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जाहिर है। मैंने कहा ना, अगर हमने कहते बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा का मतलब तो इनफाइनाइट हो गया है ना, ठीक। अब देखो बड़े, सुनो, इस आर की वैल्यू क्या रखूं,
कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू रख दो 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जी की वैल्यू रख दो कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड टी आ जाएगा कितना, टी इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करके टाइम आएगा 84.6 सेकेंड, 84.6 मिनट, सॉरी सेकेंड में नहीं आता, ये मिनट्स में आता है। ठीक है, ध्यान दो। देखो अभी शायद मेरी बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आएंगी। यही समस्या, यही फर्क है। कुछ दिनों के बाद आप में से कोई एक आध हो सकता है, एक आध भी ना रहे क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। आप में से हो सकता है कोई एक आध जो है वो कहीं इसरो में, या इसरो में नहीं तो किसी और उसके एलाइड संस्था में बैठा होगा, और सारे बाकी किसी मिशन के साथ उसके जुड़े होने पर, खाली वो उस मिशन का पार्ट हो कैसे भी, तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आने वाले समय में हो सकता है कि इसरो के किसी मिशन का केवल पार्ट हो। कितना पार्ट हो, केवल असिस्ट भी कर रहा हो ना, अगर कि सर इंजीनियर्स को असिस्ट कर रहा हूं मैं, है वो भी खुद इंजीनियर लेकिन अभी उतना बड़ा इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो जो और बड़े इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स हैं उनको असिस्ट कर रहा है, इतना भर भी होगा ना, तो तुम बाकी सब जो अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो ना, मज़े कर रहे हो, तो तुम सब उस दिन क्या कर रहे होंगे, उसके स्टेटस लगा के बोलोगे कि देखो मेरे साथ भी इसका फेयरवेल पार्टी में फ़ोटो है, हमारी सबकी एक साथ, इसकी फेयरवेल पार्टी मेरे साथ हुई थी, स्कूल से मेरे साथ निकला था, और तब स्टेटस, अपने स्टेटस पे उसको लगा करके खुश हो रहे होंगे। मान जाओ, जो सुन रहा है ना, जो यहाँ भी बैठ के सुन रहा है ध्यान से, यही फ़र्क देखने को मिलता है। तभी तो हजारों लाखों में से एक आध निकलता है, क्योंकि 99% लोग तो गधे ही होते हैं, सुनते नहीं हैं। इतनी काम की बातें चल रही है, कोई चीज़ तुम्हें उद्वेलित नहीं कर रही है। इतने बड़े बड़े नाम, अरे नाम लेकर ही सैल्यूट करने का मन करता है भाई, इसरो जैसी संस्था को। इतने बड़े बड़े नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ, इतनी बड़ी बातें समझा रहा हूँ, और आप में से मोस्टली लोग बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बस करो तफरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी सबको थोड़ी ना बनना है, ठीक है, सब नहीं बन सकते। क्या छोड़ो, कुछ कह नहीं सकते। अरे इतनी काम की बात चल रही हो और आपका ध्यान ना लग रहा हो उस बात पर, सोच के हैरत हो रही है कि किस लेवल के बच्चे हैं, या क्या ये लोग चाहते हैं, करेंगे क्या ये, ठीक है ना, लाइफ में अपनी। थोड़े दिन बाद भैया यही होता है, बार बार कह रहा हूँ, मैंने जितने भी अच्छे स्टूडेंट देखे हैं, जितने भी कामयाब, मेरे खुद के स्टूडेंट जितने भी कामयाब है ना, उनमें और उनके बैचमेट्स में यही फ़र्क देखा मैंने पहले भी, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति तो सुन रहा है बड़े ध्यान से बातों को, सुन के आ रहा है, बल्कि वो डिस्कशन कर रहा है मुझसे कि सर ये हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 99% जनता को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे सर होने दो ना, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, करीब आ जाए, दूर चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से हमने सैटेलाइट भेजने हैं कल ना, ये तुम्हारी सोच है अभी से। और जब तक आप खुद को नहीं मानते, दुनिया आपको कैसे मान सकती है, समझ रहे हो ना। जब तक आपके अंदर डॉक्टर वाला एटीट्यूड एडमिशन से पहले ही नहीं आ जाएगा, तब तक मैं लिख के दे सकता हूं, आप कितने भी पढ़ाकू स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपके अंदर आईएएस वाला एटीट्यूड आईएएस बनने से पहले ही नहीं आ जाएगा, तब तक आप कितने भी बड़े पढ़ाकू क्यों ना हो, आप आईएएस नहीं बन सकते। बात को समझ में आ रही है। यानी वो एटीट्यूड पहले खुद के अंदर लाना पड़ता है, पहले खुद को बार बार इमेजिन करना पड़ता है, समझ गए ना। उस कैप के साथ, इंजीनियरिंग वाली कैप के साथ, उस वाइट कोट के साथ, पहले खुद को इमेजिन करना पड़ता है, पहले खुद को सोचना पड़ता है, बार बार अपने आप को, अपनी कल्पनाओं में बार बार अपने आप को उस ड्रेस में देखना होता है। तब जाकर के धीरे धीरे आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा होती है कि आप डॉक्टर बनेंगे, या इंजीनियर बनेंगे, या आईएएस बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। समझ में आ रही बात ना। और जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा ना, नहीं बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू में, तो जो बंदा प्रीलिम्स, मेंस पूरा क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, क्या वो काबिल नहीं है? तो क्या चेक कर रहे हैं वहाँ? एटीट्यूड ही चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर नॉलेज तो आ गई है, आपने किताबें तो पढ़ ली हैं, आपको किताबी ज्ञान तो हो गया है। आईएएस बनाने के लिए समझ रहे हो ना, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है।
तो वो इंटरव्यू क्या चेक करने के लिए है? पर्सनालिटी, एटीट्यूड, आपके अंदर वो गट्स, वो एटीट्यूड आया भी या नहीं आया? नहीं आया तो भाई अभी मेंस निकाला इस साल, अगले साल फिर निकालना और अगले साल फिर आना, फिर इंटरव्यू में अगली बार इंटरव्यू भी अच्छा करना। 3 में से 2 को हटाया जाता है, 1 को निकाला जाता है, समझ गए ना? अगर 300 सीटें हैं ना आईएएस की इस बार, तो 900 लोगों को मेंस क्वालिफाई कराया जाता है। समझ में आ रही बात ना? एक सीट पर लगभग 3 लोगों का एवरेज आता है, 3 लोगों को बुलाया जाता है जो सीटें भरनी है, ठीक है, इंटरव्यू में। अब आप सोच लो, जो इंटरव्यू तक पहुंच रहा है प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके, क्या वो कम है? वो बहुत ज्ञानी होता है वो व्यक्ति जो मेंस निकाल दिया। भाई मेंस निकालना मतलब वहाँ रिटन एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, उसका मेंस निकालना हालत खराब हो जाती है अच्छे की। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इंटरव्यू में से 3 में से 2 रिजेक्ट हो जाता है, 1 सेलेक्ट होता है। तो वो कौन सेलेक्ट हो रहा है? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसके अंदर एटीट्यूडनल चेंजेस भी आ गए हैं। नॉलेज होने भर से काम नहीं चल रहा है कि आप नॉलेजेबल हैं आप। भाई मेंस निकाला दोनों ने, उसने भी निकाला, एक को मिल गई सीट, एक को नहीं मिली। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ज्ञान तो उतना था, लेकिन आपका एटीट्यूड अभी उस तरह का नहीं बना था। इसी तरह तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ मैं कि तुम लोगों का एटीट्यूड अभी स्टूडेंट वाला लग नहीं रहा मुझे, ठीक है ना? जब तक आप अच्छे स्टूडेंट वाला एटीट्यूड नहीं रख के क्लास में एंटर करेंगे ना, तो आप अच्छा ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते, ठीक है ना? बच्चे बहुत मायने रखता है एटीट्यूड, बहुत मायने रखती है आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है ना? अब यहाँ क्लास चल रही है, इतनी काम की बातें चल रही हैं, कोई मतलब कहीं से तुम्हारे अंदर ना एक जोश जो जगता है, जोश जग ही नहीं रहा है। 7.92 तुम्हें खुशी नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि यार मैं आज के बाद से एक बड़ी बात जान गया हूं कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट अगर लगभग करीब हो अर्थ के, तो उनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास रहती है। उनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास रहती है, आसपास। क्लियर? 7.92 से थोड़ी ज़्यादा ले ली मैंने, ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? दूसरी बात, अभी हमने जो निकाला है, क्या निकाला है? 84.6 मिनट। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, दिमाग में चल रहा होता तो अभी बताते, अभी सोचते अच्छा गजब यार, अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता हुआ कोई सैटेलाइट लगभग 1.5 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तुम नहीं सोच रहे हो, लेकिन इस तरह मैं देखो कैसे सोच रहा हूं। मैंने जो निकाला, पहली बात ये जबरदस्ती निकलवा दिया। सही काम होता कि तुम मेहनत करते, अभी इसको सॉल्व करके इसको पहले सेकंड में लाते, क्योंकि जो आंसर आएगा वो मेरा पहले सेकंड में आएगा। मैंने बुक का देख के अब लिख दिया, क्योंकि मुझे तो ये पहले से रटा हुआ भी है, और बुक देख के लिख दिया, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को। तो मैंने कहा छोड़ो ठीक है ना, खत्म करते हैं इसको, खत्म कर दो, मत करो। खत्म करने वाले अंदाज में मत पढ़ो, पढ़ाई करने वाले अंदाज में पढ़ो। बच्चे सिलेबस को खत्म करने वाले अंदाज में पढ़ने वाले बच्चे कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते। भाई घूम तो रहे हैं आपके आसपास सैकड़ों लोग, कितने लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना? बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए बताते हैं वो, जब उनसे पूछोगे तो पता मैंने बीटेक कर रखा है, फिर उसके बाद एमबीए कर रखा है, फिर अभी बस घूम रहे हैं, बीटेक एमबीए किए घूम रहे हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी कर रखा है, पीएचडी किए घूम रहे हैं, समझ गए ना? पीएचडी करके प्राइमरी के स्कूल में पढ़ाने के लिए परेशान हैं। प्राइमरी स्कूल में टीचिंग की मिल जाए कहीं जॉब तो खुश हो जाएंगे, लड्डू की बजाय रसगुल्ले बांटेंगे, ठीक है ना? अगर प्राइमरी मिल जाए, पीएचडी कर रखी है जबकि पीएचडी, तो पीएचडी क्या हुआ, बंदा जो है ना प्राइमरी के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ तो थोड़ा मेहनत कर लो, सुधर जाओ, नहीं तो बाद में तुम भी इस चीज़ को झेलोगे, ठीक है ना? 84.6 मिनट मतलब लगभग कितना? लगभग 90 मिनट, लगभग 90 मिनट, और 90 मिनट मतलब लगभग 1.5 घंटा। जितने टाइम में अपना एक, ऐसे सोचो, अरे मजे लो, पढ़ाई में मजे, आनंद। जितने टाइम में आप अपना एक टेस्ट पेपर संडे को कंप्लीट करते हैं, उतनी देर में सैटेलाइट एक चक्कर लगाया था अर्थ का। कुछ बात समझ में आ रही है? जितनी देर में आप संडे को यहाँ बैठ करके एक टेस्ट पेपर कंप्लीट करते हैं ना, उतनी देर में एक सैटेलाइट अर्थ का पूरा चक्कर लगा के आ जाता है, ठीक है ना? और तुम उसमें भी 1.5 घंटे, उस 1.5 घंटे में भी आधा ही पेज, 1.5 पेज, 2 पेज लिखते हो, ठीक है ना? वो 1.5-2 पेज लिख करके तुम सोचते हो हमें बहुत बड़ा काम कर दिया। सोचो सैटेलाइट उतनी देर में क्या करता है, बहुत बड़ी बात है ये, कम नहीं है। अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत बड़ी है, उसके भी वो 200-300 किलोमीटर ऊपर है, वो ऑर्बिट भी बहुत बड़ी होती है। उस ऑर्बिट का चक्कर लगाने में सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है? केवल 90 मिनट्स के आसपास, लगभग 1.5 घंटे के आसपास। क्लियर हुआ? तो हम जो कल बात कर रहे थे वो 24 घंटे वाली कहानी, वो तो बहुत दूर के सैटेलाइट होते हैं जो 24 घंटे में लगाते हैं चक्कर। समझ में आ रही बात ना? जितनी ज़्यादा दूर होगा सैटेलाइट, उतना ही ज़्यादा टाइम पीरियड होगा ना उसका, क्योंकि उसकी ऑर्बिट की रेडियस बड़ी हो जाएगी, पाथ बड़ा हो जाएगा, और जितना पाथ बड़ा हो जाएगा टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा आएगा। पाथ की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं?
बहुत अच्छे, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बात कहानियाँ समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में इसके आगे कहानी पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है तो उसके पास किस किस टाइप की एनर्जीज होती हैं, उस बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। लेकिन फिर मेरा जाते जाते आपको एक सजेशन है कि पढ़ाई करने वाले अंदाज में पढ़ाई करो, काम निपटाने वाले अंदाज में मत करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना।